जो खुद हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में था, तो उसने सोचा ये अंदर आ जाएगा तो बड़ा काम हो जाएगा। तब उसने क्या किया, इसको ऑफर किया कि तुम मेरे अंदर आ जाओ, तुम मेरे अंदर आ जाओ। यूकारियोटिक बोला था, बताया था इस तरह से सेल। मान लीजिए ये यूकारियोटिक सेल है, तो यूकारियोटिक सेल के बारे में बताया था कि बहुत बड़ा सेल होता है, नहीं। और यूकारियोट है तो अंडरस्टूड है कि न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम, ये सब होता है। तो इसने ऑफर किया था कि तुम मेरे अंदर आ जाओ, जो काम तुम बाहर कर रहे हो वही काम मेरे अंदर करना, बदले में जो तुम चाहो वो मिल जाएगा। तो उसके लिए इसने क्या किया था, इसके अंदर आ गया। बताया था कि इसने क्या किया, अपना मेम्ब्रेन को अंदर किया था, और इसको बोला कि अपना वाल हटाओ, बाहर का जो वाल है ये वाल हटा दो। ये बाहर का वाल हटवा दिया था इसका, और बोला कि तुम मेरे अंदर आ जाओ। और ये आने के लिए तैयार भी हो गया था। क्यों तैयार हुआ था, तो मैंने बताया था कि प्रोकार्योटिक का स्टेबिलिटी कम है, और यूकार्योटिक सेल का स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होता है। स्टेबिलिटी का अगर बात करें तो यूकार्योटिक बहुत ही ज्यादा स्टेबल सेल है प्रोकार्योटिक के कंपेयर। और ये जब अंदर आएगा तो अपना सब कुछ लेके आएगा बच्चों। तो अपना फोटोसिंथेसिस करने वाला जो पिगमेंट है वो लेके आया, सर्कुलर डीएनए लेके आया, 70s राइबोसोम लेके आया, और धीरे धीरे मैंने बताया था यूकारियोटिक सेल इंगल्फ कर गया इसको। इंगल्फ कर गया मतलब इस तरह से अंदर ले लिया, धीरे धीरे इसको अंदर ले चुका। तो यहाँ तक हम लोग आ गए थे कहानी में। तो इसी में जो ये अंदर आया प्रोकार्योटिक सेल, तो इसी का एक स्पेशल नाम दिया था जिसको बोले थे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, शुरुआती क्लोरोप्लास्ट ऐसा ही बना था। तो इसी चीज को डबल मेम्ब्रेन जो है, तो मैं इधर बना दे रहा हूँ, देखो क्लोरोप्लास्ट बना रहे हैं। हाँ प्लास्टिक भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम लोग को थोड़ा ऑटोट्रॉपिक मोड पे बात करना है, इसीलिए मैं क्लोरोप्लास्ट। मैंने पिछले क्लास में बताया था प्लास्टिक तीन तरह का, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट, ठीक। तो और प्लास्टिक का दो ही काम है, एक पिगमेंट उसके पास होता है, कलर शो करता है, और दूसरा स्टोरेज का काम करता है, स्टोर। तो हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड में जा रहे हैं क्योंकि सिलेबस में मैंने बोला था कि घुस जाएंगे, तो उधर अभी बाकी छोड़ दीजिए आप। क्रोमोप्लास्ट को आप भूल जाइए, लिकोप्लास्ट को भूल जाइए, या अगर याद भी रखना है तो एक आध लाइन बता देता हूँ, याद रखिए। प्लास्टिड का तीन बेटा, बड़ा बेटा क्रोमोप्लास्ट। तो वो क्या क्या, बाबूजी का मेन जो चीज था पिगमेंट, उस पे हाथ फेर लिया। बोले तो पिगमेंट लगभग सारा पिगमेंट है क्रोमोप्लास्ट के पास, लेकिन बाप बाप ही होता है, ग्रीन पिगमेंट थोड़ा बचा लिया। तो दूसरा बेटा हुआ क्लोरोप्लास्ट, उसको क्या मिल गया, ग्रीन पिगमेंट। तीसरा बेटा हुआ ल्यूकोप्लास्ट, तो पिगमेंट तो खत्म हो गया था, कलर तो सब खत्म, तो उसको मिला था स्टोरेज का काम। ऐसे लिकोप्लास्ट का भी तीन बेटा है, फिर 11th में आओगे तो पढ़ाएंगे, ठीक। तो ये देखो यहाँ बता रहा था ये अंदर आया, और इसी में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ये वाला इनर मेम्ब्रेन ये था, और इसी में मैंने बताया ये वाला पिगमेंट मॉलिक्यूल यही तो था, पिगमेंट मॉलिक्यूल, और सर्कुलर डीएनए, और ये राइबोसोम। तो यही चीज इस तरह से बन गया। तो मैं इधर थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। नहीं, एक चीज और बताया था पिछले ही क्लास में, पिछले क्लास में, कि जो लाइट रिएक्शन है, तो लाइट रिएक्शन में क्या बन गया था, एटीपी प्लस एनएडीपीएच बनाया था, और उसी का डार्क रिएक्शन, तो बोले थे डार्क रिएक्शन ऐसा नहीं है कि डार्क में चलता है, डार्क रिएक्शन कभी भी चल सकता है। तो जो डार्क रिएक्शन होगा 24 आवर में कभी भी चल सकता है, मतलब लाइट में भी चल सकता है और डार्क में भी। उसमें उसने ग्लूकोज बनाया था जो कि स्टेबल प्रोडक्ट था। आपको बताया गया था कि सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट जो बनाया था शुरुआत में, वो ग्लूकोज ही था। नहीं, क्यों बनाया था, क्योंकि स्टेबिलिटी का उसको जरूरत था, कि जब जरूरत होगा तब यूज कर लेंगे। नहीं, इसको आप ऐसे समझो और आसान करते हैं। मान लीजिए मेरे पास अरबों रुपया हो, नहीं सब 500 के नोट में, तो अरबों रुपया रखने के लिए इससे भी घड़ा बड़ा घर चाहिए हमको। मान लो हम रख दिए, चोरी होने का डर अलग, डकैती हो जाएगा, आग लग सकता है, मोदी जी से जैसा कोई आएगा और रातों रात बोल देंगे आज रात 12 बजे से 500 का नोट नहीं चलेगा, खेला खत्म। वो अरबों रुपया मेरा कागज हो गया, बेकार हो गया। लेकिन अगर उसी अरबों रुपये का मान लो मैं जमीन खरीद लूं, नहीं मॉल बना लूं,
अब मोदी जी आए कि योगी जी आए, क्या फर्क पड़ता है? ये थोड़े बोल सकते हैं कि आज रात 12 बजे से फलना जमीन का वैल्यू 0 हो जाएगा, नहीं बोल सकते। तो अरबों लगा के हम खरीद लिए जमीन, कल होके हमको जरूरत पड़ेगा फिर से दोबारा बेच देंगे उसको, फिर से अरबों आ जाएगा ना। तो वही है, ग्लूकोज जो बनाया, तो ग्लूकोज बना के रख लिया, ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जब जरूरत होगा ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी बना लेगा। आप लोग जानते हैं कि ग्लूकोज पियो तो एनर्जी आएगा, नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया जब के यूज करके ग्लूकोज से फिर से एटीपी बनवा लेगा। तो एस्टेबल प्रोडक्ट था क्या, ग्लूकोज। तो बताया कि इस तरह से शुरू में बना था, और ये जो इस तरह से शुरू में जो बना बच्चों, तो बताया कि प्रोकार्योटिक सेल घुस गया था यूकार्योटिक में, इसीलिए इसका नाम पड़ा था सेल विद इन सेल, सेल विद इन सेल, ये सब नाम पड़ा था। फिर बाद में क्या हुआ कि ये छोटा सेल था तो पिगमेंट कम था इसके पास, तो इसका काम तो चल जा रहा था, इतना बड़ा का काम नहीं चल रहा था। तो इसको बोला और बनाओ और बनाओ। तो और बनाने के लिए क्या चाहिए था, और मशीन चाहिए था, बोले तो पिगमेंट सब बनाता गया बनाता गया बनाता गया। फिर बोला इतना में भी पेट नहीं भर रहा, और बनाओ। तो और बनाया, क्या बनाया, ये जो है, ये जो है पिगमेंट मॉलिक्यूल है, पिगमेंट पे क्या होगा, लाइट रिएक्शन होगा। पिगमेंट क्या कर रहा था, लाइट को कैप्चर कर रहा था, और लाइट को कैप्चर करके क्या बना रहा था, एटीपी प्लस एनएडीपीएच का काम। अभी भी पेट नहीं भरा, बोला था और बनाओ। जब और बोला तो गुस्सा गया, बोला कि अब मेरे औकात के बाहर है, अब नहीं बना पाएंगे। अब तो कोई चीज अंदर लेने और बाहर निकालने में भी दिक्कत है, नहीं अब नहीं बना सकते। तो यूकार्योटिक सेल बोला प्रॉब्लम कहाँ है, तो बोला मेम्ब्रेन नहीं है मेरे पास, जितना मेम्ब्रेन था पूरे पे तो हम डाल दिए पिगमेंट मॉलिक्यूल, अब बनाना मुश्किल है। तो यूकार्योटिक सेल बोला कोई बात नहीं, जितना पिगमेंट चाहिए उतना ले, सॉरी जितना मेम्ब्रेन चाहिए उतना लो, क्योंकि मेरे पास मेम्ब्रेन बनाने वाला फैक्ट्री है। नहीं समझे, प्रोकार्योटिक सेल के यूकार्योटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बनाने वाला फैक्ट्री है, और वो फैक्ट्री क्या होता है, बताया था ईआर। बोला जितना मेम्ब्रेन चाहिए ले ले, लेकिन और बना, हमको फर्क नहीं पड़ता जितना मेम्ब्रेन चाहिए बस। तब इसने क्या किया, देखिए अपने में मॉडिफिकेशन किया। तो मैं इधर बना देता हूँ एक छोटा सा, थोड़ा सा कर रहा हूँ, ये हम जानबूझ के थोड़ा छोटा बना रहे हैं क्योंकि कुछ चीज फिर उधर लिखेंगे साइड में। तो इसने क्या किया कि ये तो यूकार्योटिक सेल, और उसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट की हम बात करने जा रहे हैं, और मेम्ब्रेन जब मिल गया इसको, तो इसने अपने मेम्ब्रेन को, पहले तो ऐसा था, पहले तो ऐसा था, तो यही मेम्ब्रेन लिया तो अपना इस तरह से ये करना स्टार्ट किया, मेम्ब्रेन के ऊपर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के ऊपर मेम्ब्रेन, इसी तरह से और बनाओ चल रहा था, तो ये काम कर दिया इस तरह का। कोई कोई तो बीच में भी जुड़ा हुआ था इस तरह से, नहीं। और जितना इसमें ये था, बोले तो पिगमेंट की जो बात कर रहे हैं, तो सब पिगमेंट को उठा के डाल दिया इस पे, पिगमेंट मॉलिक्यूल का बंच सब था ये, सबको उठा के डाल दिया। और यही जो स्ट्रक्चर है, यही किसका स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट का। और इसमें जो है सर्कुलर डीएनए, तो सर्कुलर डीएनए कहीं पे बना दो छोटा सा, सर्कुलर डीएनए है इसमें 70s राइबोसोम भी, मतलब ये इस तरह का स्ट्रक्चर में फॉर्म हो गया। और यही ये यूकार्योटिक सेल, और यूकार्योटिक का जो ऑर्गेनेली है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन किया। अब इसको प्रोकार्योटिक सेल नहीं बोलेंगे, है तो प्रोकार्योटिक, लेकिन क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। अब जो क्लोरोप्लास्ट बना, तो बना तो दिया क्लोरोप्लास्ट, इस क्लोरोप्लास्ट पे अब क्या करना स्टार्ट किया, आपको पता है लाइट रिएक्शन में क्या क्या बताया था आपको, लाइट रिएक्शन का कुछ बात बताए थे। तो लाइट रिएक्शन में क्या करेगा, लाइट को कैप्चर करने का काम करेगा, नहीं लाइट को कैप्चर करेगा, मैंने आपको बताया था। तो मैंने याद कीजिए, हाँ जो बताया था लाइट रिएक्शन, तो यही जो लाइट रिएक्शन होगा, तो इसमें मैंने बताया था कि एटीपी का प्रोडक्शन करेगा प्लस NADPH, और डार्क रिएक्शन एक बोला था, डार्क रिएक्शन में इसी चीज को यूज करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करना है, C6H12O6 का फॉर्मेशन करना है, एटीपी यूज हो गया, तो ADP, ऐसे तो PI यूज हो जाता है, लेकिन चलिए पिछले क्लास में ऐसे लिखवा लिए थे आप लोग, NADP प्लस।
और यही रिसाइकल होने चला जाएगा। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होगा? लाइट के प्रेजेंस में लाइट रिएक्शन कहाँ होगा? लाइट क्या है? एनर्जी है। तो यहां भी खेला क्या होगा? जो सन से लाइट आएगा बच्चों, तो वो कहाँ टकराएगा? टकराएगा उसमें। लेकिन आप यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम भी आपको याद होना चाहिए। यहां जो है ये पूरा बंच ग्राना कहलाता। ये पूरा बंच बंच स्ट्रक्चर जो है, जैसे सिक्का, 1 रुपया या 10 रुपया का सिक्का ले लो। एक सिक्का थैलेक्वाइड, और सिक्का के ऊपर सिक्का, सिक्का के ऊपर सिक्का, सिक्का के ऊपर सिक्का, वो जो पंच बनेगा उसको ग्राना। एक ठो है तो क्या कहेंगे? थैलेक्वाइड। तो पिगमेंट कहाँ है? थैलेक्वाइड के ऊपर है। कलर पकड़ने वाला, कलर जो मतलब लाइट पकड़ने वाला जो पिगमेंट है, वो कहाँ है? थैलेक्वाइड में। तो जरा सोच के बताओ, जब थैलेक्वाइड में कलर पकड़ने वाला लाइट पकड़ेगा, लाइट कहाँ, कौन पकड़ेगा? थैलेक्वाइड। थैलेक्वाइड पकड़ेगा तो हम बोल सकते हैं कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगा? थैलेक्वाइड में होगा। होगा कि नहीं? आपसे पूछा जा सकता है एटीपी कहाँ बनेगा? तो यकीनन थैलेक्वाइड में बनेगा। नहीं, थैलेक्वाइड में। NADPH कहाँ बनेगा? थैलेक्वाइड में बनेगा। लेकिन अगर बोल दे ग्लूकोज कहाँ बनेगा, तो देखो इसका अपना प्रोटोप्लाज्म था, प्रोकार्योट का प्रोटोप्लाज्म, और इसका जो प्रोटोप्लाज्म था इसी को नाम देता है एस्ट्रोमा। एस्ट्रोमा। तो डार्क रिएक्शन कहाँ होना है? एस्ट्रोमा में होना। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज कहाँ बनना है? एस्ट्रोमा में। हाँ, छूट गया। एस्ट्रोमा। नहीं, तो एस्ट्रोमा में बनेगा। तो कहने का मतलब लाइट रिएक्शन कहाँ होगा? तो थैलेक्वाइड पे। और डार्क रिएक्शन कहाँ होगा? एस्ट्रोमा में। ये याद रखना है। चलिए थोड़ा और बात कर रहे हैं। जो यहाँ पे सारा काम हुआ, ये जितना भी है, ये जो सेल है, इस सेल का एक नाम है जिसका नाम है मीजोफिल सेल। अब ये मीजोफिल सेल कहां से आ गया भाई? तो देखो, आप लोग को पता है कि ग्रीन प्लांट, कोई प्लांट ले लो आप, फोटोसिंथेसिस कौन करता है? ग्रीन प्लांट करता है। फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट करता है, इतना तो बचपन से पढ़ते आए हैं। ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करता है? तो एनवायरमेंट से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल से वाटर प्लस मिनरल्स, नहीं, और सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाएगा? लाइट के प्रेजेंस में ये बना देगा ग्लूकोज, C6H12O6, यही ना? आपको ये भी पता होगा ये ग्लूकोज या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ कहाँ है? ये सारा खेला कहाँ होता है? प्लांट के लीफ में होता है। और लीफ की बात करें तो यही लीफ है। लीफ में, लीफ में कहाँ होता है? तो लीफ के मीजोफिल सेल में होता है, जो ऊपर बना हुआ है। मतलब मैं जो बात कर रहा हूं कहाँ का कर रहा हूं? प्लांट के लीफ के सेल का, जिसका नाम क्या है? मीजोफिल सेल। जहां क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस, या यू कह सकते हैं कि आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर आपके 10th के भाषा में बोलूं तो यहाँ क्या हो रहा है? आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो रहा है। तो इसी बात को, जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है या जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन हुआ, तो इसी बात को हम लोग क्या बोल देंगे? आउटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो प्लांट जो है, ग्रीन प्लांट, ये क्या कर रहा है? तो आउटोट्रॉपिक, नहीं, न्यूट्रिशन की हम लोग बात कर रहे हैं। या मोटा मोटी बात करें तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो जरा सोचने वाली बात है कि ये तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, भोजन बनाने भी लगा, ग्लूकोज बनने लग गया। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आया, सर वाटर कहाँ गया? उसमें तो कहीं वाटर दिखा नहीं। नहीं, कहीं तो यूज हुआ होगा, कहीं तो, हाँ, हुआ तो है, लेकिन कहाँ? कहाँ? लाइट रिएक्शन में कि डार्क रिएक्शन में? लाइट में कि डार्क में? लाइट रिएक्शन में, राइट।
वाटर यहाँ टूटता है और ऑक्सीजन यही रिलीज होता है। आप लोग जानते होइएगा फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब लाइट रिएक्शन में वाटर जब टूटा, आपसे अब क्वेश्चन करूं, वाटर कहाँ टूटता है, तो क्या आंसर जाएगा? थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे। ऐसे तो थैलेक्वाइड में कहाँ टूटता है, तो जो डॉट डॉट बना है क्वांटासोम, उसका नाम क्या है? क्वांटासोम। पिगमेंट मॉलिक्यूल का बंच कहलाता है क्वांटासोम। लिख दूं क्या? ऐसे तो आपको उतना जरूरत नहीं है, लेकिन लिख देता हूं, क्वांटासोम। और इसी क्वांटासोम के अंदर होता है, इसी क्वांटासोम जो बना होता है LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का। और यही LHC के अंदर हम लोग बात करते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड का, जहां रियल में फोटोसिंथेसिस हुआ। एक्चुअल में यही फोटो सिस्टम के अंदर होता है, जो आप लोग बार बार रट्टा मारते, क्लोरोफिल। नहीं, क्लोरोफिल के अंदर खेला मेन होता है। ऐसे तो पिगमेंट और भी है। एक्चुअल में LHC जो बना होता है ना, ये 7 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए का बना होता है, 5 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल बी होता है, और 2 एसेसरी। तो इतना अंदर नहीं घुसना है। बस ये, अगर आपको ये सब याद ना भी हो तो आप मिटा दो क्या? तो पढ़ा देंगे, ऐसा क्या है? तब तो आ जाओ यहाँ, सोचना क्या है तो। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एनसीईआरटी है किसी के पास? जल्दी से निकालो, हमको दिखाओ एक बार एक झलक। हाँ बस बस, उधर बैक कीजिए। नहीं देखें, एनसीईआरटी में होना चाहिए। देख लिए, चलिए ठीक है। चलिए, लिखा हुआ है तो छोड़ दे रहे हैं। क्लोरोफिल, तो उसी के अंदर क्या है? क्लोरोफिल। तो खेला है जो लाइट कैप्चर कौन कर रहा है, तो रियली में क्लोरोफिल कर रहा है। खेला होता है क्लोरोफिल। क्या खेला होता है, अच्छे से क्लियर करूंगा जब फिर दोबारा 11th में आओगे, तो वहां बताऊंगा कैसे हो रहा है। नहीं, फिलहाल यहाँ लाइट रिएक्शन में क्या हो गया, ऑक्सीजन निकला। लाइट रिएक्शन में वाटर टूट गया। लाइट रिएक्शन में एटीपी प्लस NADPH बन गया। लाइट रिएक्शन क्या हुआ? थैलेक्वाइड में। डार्क रिएक्शन में क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो गया। डार्क रिएक्शन में क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बन गया। डार्क रिएक्शन कहाँ पे हुआ? एस्ट्रोमा के अंदर होता है। तो एस्ट्रोमा कहाँ, इसी के अंदर ना। तो डार्क रिएक्शन अभी हुआ है। इतना बात क्लियर है? इतना जल्दी से कीजिए तो फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे हम लोग। नोट्स नहीं मिला है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट को हार्वेस्ट करेगा। नोट्स क्यों नहीं मिला भाई अभी तक? हम 4-5 बार बोल चुके हैं ऑफिस में। तो लास्ट भी नहीं होगा तो आप लोग के व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे हम। देखिए, सब काम हम नहीं कर सकते बता। कुछ काम है जो ऑफिस के थ्रू भी होना चाहिए। लग रहा है जैसे आज कुछ बच्चे लोग गए हैं, नहीं? समझ में आ रहा है ना? ये कुछ अंदर घुस गए हम। बच्चा, वो करने का कोई इशू नहीं है, हम तो पढ़ा देंगे, बट उतना टाइम लेके भी तो आप आइए तब तो। आए हैं 2 महीने के लिए, पढ़िएगा साल भर का सिलेबस, उसने और ज्यादा इलेबरेट। हाँ, टेंशन मत लीजिए, अभी देखिए ना, अभी हम आ रहे हैं। आपका NCERT प्लस रहेगा, ठीक है? आप जो बोल रहे पढ़ाने हुए 11th का फोटोसिंथेसिस बोल रहे पढ़ाने। नहीं, अब इसी को देखो, यहाँ कनेक्ट कर दे क्या? लाइट रिएक्शन में ही होता है क्या, PS फर्स्ट और PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड। और सिर्फ इसमें नाम सुना रहा हूँ, घबराना मत, जो आप बोल रहे हैं बस नाम सुना रहा हूँ। डार्क रिएक्शन में होता है केल्विन साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम। तो ये सब पढ़ाऊंगा, 11th में आओ तो पढ़ाएंगे। यही ना 3 को बोल रहे थे? कौन साइकिल? क्रिएव साइकिल कौन पढ़ा दिया आपको डार्क रिएक्शन में?
डार्क रिएक्शन में क्रेब साइकिल नहीं, आप दूसरे जगह से कंफ्यूज हो रहे हैं। क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में पढ़ना है। 11th क्लास में आइएगा तो पढ़ाऊंगा क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम सब पढ़ाएंगे। अब जगह पे आइए तब तो। क्या हो गया बाबू, नहीं आया समझ में? फास्ट कीजिए, लिखने वाला काम फास्ट। है नहीं तो फिर इतना हम ज्यादा दे नहीं पाएंगे। हाँ ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, वो और अच्छा है। हाँ लेकिन लीजिए तो सब लीजिए। हाँ लिखिए तो सब लिखिए, घर पे आराम से बैठ के नोट डाउन कर सकते हैं, टाइम बचेगा इसीलिए। ऐसे मैं वीडियो आपका गया होगा, सेकंड या थर्ड भी चला गया है। जो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो चला जा रहा है, तो शायद आप लोग देख नहीं रहे हैं। जब भी फुर्सत हो देख लिया है। अब इधर से भी भगाइएगा, इधर से भी तो अब नीचे उतरते हैं। सारा जरूरी पड़ेगा, बात सही है। तो जो वीडियो भेज रहे हैं ना, अगर फुर्सत मिले तो देख जरूर लीजिएगा। आपका एक फोल्डर ही अलग किया हुआ है मेरे, 10th का अलग से एक फोल्डर ही बना दिए हम, सारा वीडियो उसी में डाल रहे हैं। जितना रिकॉर्ड होगा वो सारा डाल दूंगा। समझ में आया? सेकंड वाला वीडियो का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आया है। हाँ जैसा भी आया, अब जैसा आया था दे दिया। हाँ लाइट अभी भी नहीं जल रहा है तो थोड़ा सा डार्कनेस, लाइट जलाएंगे तो आप लोग को दिक्कत हो जाता है। हाँ तब फिर क्लियरिटी है। आप ही लोग के कारण नहीं जला है, बाकी क्लास में जला देते। जला दो। अच्छा ठीक है, उधर आएंगे तो जला लेंगे, क्या कि जलाने पे कैमरा को ऑन ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो और ब्लर हो जाएगा। हो गया? पीछे समझ में आया? तो बताइए लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है? पीछे से थैलेक्वाइड से वाटर कहाँ पे टूटता है? सर कहाँ पे? थैलेक्वाइड में। नहीं आप बताओ, एटीपी प्लस एनएडीपीएच कहाँ पे बनता है आपके बगल में? एटीपी और एनएडीपीएच कहाँ पे बनता है? कहाँ पे बनता है? तो लाइट रिएक्शन में बनता है ठीक है, लेकिन कहाँ पे लाइट रिएक्शन में? थैलेक्वाइड, थैलेक्वाइड में। चलो, और गर्ल साइड से आप बताओ एटीपी और एनएडीपीएच कहाँ यूज होता है डार्क रिएक्शन में? एटीपी और एनएडीपीएच क्यों यूज होता है? बैठते हुए जाना है, क्यों यूज हो रहा है? क्या जरूरत पड़ गया यूज करने का? हाँ हाँ, ग्लूकोज बनाने के लिए नहीं, ग्लूकोज बनाने के लिए क्या यूज होता है? एटीपी और एनएडीपीएच की जो बात करते हैं, ये क्या यूज हो रहा है? ग्लूकोज बनाने के लिए। अभी ठीक ही यार, आज भर रहने देते हैं, आज भर देख लिया हम वीडियो, ठीक ही आ रहा है। अगले क्लास से जला दूंगा, ठीक है? तो ये क्या हो गया कि ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक है, एटीपी और एनएडीपीएच यूज किया। ग्लूकोज ही क्यों बनाया? ग्लूकोज ही क्यों बनाया? स्टेबिलिटी ज्यादा है। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड नहीं, ग्लूकोज बना के स्टोर कर लिया। एक्चुअल में शुरू में ग्लूकोज बनाता है, और इसी का ग्लूकोज का पॉलीमर बना देंगे ना, तो जो स्टार्च स्टार्च करते रहते हो वो क्या है? ग्लूकोज का पॉलीमर है। नहीं समझे? एगो है तो ग्लूकोज, हजारों ग्लूकोज को जोड़ दीजिए तो वही बन जाएगा स्टार्च। नहीं, जैसे एगो है तो पंसैया, अब हमको स्टोर करना होगा तो एक एक गो पंसैया स्टोर करेंगे। गद्दी उद्दी बनाएंगे ना, तो वही गद्दी बना देना, पंसैया का गद्दी। तो उसको क्या बोलेंगे? एगो पंसैया की गद्दी है, गड्डी है, बोलेंगे ना। तो वही चीज है, एगो है तो ग्लूकोज, और ढेर सारा जोड़ दिए तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए ग्लूकोज स्टार्च क्या है,
चेन ऑफ ग्लूकोज भी बोल सकते हैं या पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज बोलिए, ज्यादा अच्छा है। ग्लूकोज का पॉलीमर नहीं तो सही बोलता है। बढ़ो आगे, हटाऊं। चलिए अब एक स्टेप और आगे जा रहे हैं हम। अब ये सब बाद में फिर कनेक्ट करेंगे बाद में। इसको मिटा रहा हूं और उधर रहने देते हैं, या एक काम करते हैं पूरा ही हटा रहा हूं, सेव करके हटा देता हूं। ठीक है, अब देखो, अभी तक जो बताया आप देखिए, धीरे धीरे कनेक्ट करते हैं अब सब चीज को। मैंने क्या बोला, फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा? प्लांट में होगा। प्लांट में कहाँ होगा? तो इसके लीफ पे होगा। लीफ में कहाँ होगा? तो मीजोफिल, मीजो सेल के अंदर होना है, इसी सेल के अंदर होना है फोटोसिंथेसिस। और मीजोफिल सेल में भी कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट में। इसी के अंदर क्लोरोप्लास्ट में क्या होना है? फोटोसिंथेसिस होना है। जरा सोचो तो सही, फोटोसिंथेसिस में बनाया क्या था? क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस में बना वो क्या बना? ग्लूकोज बना, C6H12, ये ना बना। कैसे बना? तो लाइट आया था नहीं, और क्या किया था? एनवायरमेंट से क्या ले लिया था? CO2 लिया था। सॉइल से क्या लिया था? वाटर प्लस लेके बनाया था। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्या है? या ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल क्यों बोले या फोटो बायोकेमिकल क्यों बोले? देखो टर्म आ रहा है क्या, एक एक टर्म आ रहा फोटो बायो केमिकल रिएक्शन। ये टर्म तोड़ दो। चलो टर्म तोड़ता है, रिएक्शन क्या है वो तो आपको पता है। टर्म तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? फोटो मतलब लाइट, बायो मतलब लिविंग में हुआ है, केमिकल तो आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेके ग्लूकोज बनाया है। और रिएक्शन भी आपको पता है नहीं? तो रिएक्शन की जो बात करें, केमिकल मतलब, तो यहाँ केमिकल है ना, फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिए हैं, वाटर नहीं लिए हैं, नहीं ग्लूकोज नहीं बना है, C6H12। चले, बायो मतलब लिविंग की बात कर रहे हैं, अब फोटो मतलब एक तरह से देखा जाए तो लाइट के प्रेजेंस में क्या बना है? ग्लूकोज का प्रोडक्शन किया है। लाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज का प्रोडक्शन किया है, तो इसीलिए टर्म क्या यूज करता है? फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। फोटो मतलब लाइट, बायो मतलब लिविंग, और केमिकल प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। एक्चुअल में ग्रीन प्लांट किया क्या? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ग्लूकोज क्या है? केमिकल है, और इधर क्या है? ये लाइट। तो लाइट भी एनर्जी है और केमिकल भी क्या है? एनर्जी है। एक्चुअली ग्रीन प्लांट कर क्या रहा है? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो मैं लिख सकता हूं ऐसे कि ग्रीन प्लांट क्या कर रहा है? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? केमिकल एनर्जी में। जगह नहीं है तो क्या करूं, हटा दूं? ये टर्म तो समझ में आ गया, लिखना भी है। अभी छोटा छोटा टर्म लिखेगा तो हो गया। उधर लिखो तब इधर छोटा करते हैं रो। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में कौन किसको कन्वर्ट किया? तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस ही फोटोसिंथेसिस है। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस। बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? चलो इसको और भी तरीके से बोल सकते हैं, जरा गौर करना है। फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर भी यूज हुआ है,
क्या बना था C6H12, ठीक से C6H12O6, बोले तो ग्लूकोज बना है। शायद आपको पता हो, शायद शायद थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का नॉलेज हो। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक कि इनऑर्गेनिक? इन ऑर्गेनिक, बहुत बच्चा ऑर्गेनिक बोल रहा था। और जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक। तो ग्रीन प्लांट क्या किया है? ग्रीन प्लांट क्या किया है? ग्रीन प्लांट इसी में होता है फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन प्लांट क्या किया? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। ग्रीन प्लांट क्या किया? फोटोसिंथेसिस जो करवाया, तो कौन करवाया? ग्रीन प्लांट। ये क्या किया? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम किया। तो फोटोसिंथेसिस या ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हो क्या रहा है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, या इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड है कन्वर्ट कर दिया जा रहा है उसको किसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। लेकिन ये डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हो रहा है, डायरेक्ट ग्लूकोज थोड़ी बन रहा है। शुरू में सोलर एनर्जी को ट्रैप करके क्या बनाया था? एटीपी प्लस NADPH, और उसी एटीपी प्लस NADPH को यूज किया किसको बनाने के लिए? ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट है। तो सर कैसे बोल दिए कार्बोहाइड्रेट? अभी कार्बोहाइड्रेट क्या है, चलो जरा सा बात करते हैं। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है। ये जो बना क्या बना है? C6H12O6, और इसको मैं क्या बोल रहा हूं, क्या है? कार्बो हाइड्रेट्स है। चलो टर्म तोड़ दो इसको, टर्म तोड़ो। क्या टर्म आएगा? कार्बो प्लस, कार्बो प्लस हाइड्रेट्स। नहीं आएगा कि नहीं आएगा? तो जरा गौर करना, जरा गौर करना। ग्लूकोज को लिख लेते हैं पहले, ग्लूकोज। चलो लिखते हैं C6H12O6। आप क्या करो, 6 को कॉमन ले लो, CH2O होल N इज इक्वल टू 6। को दिक्कत? नंबर एन की जगह 6 मान लिए, तब कार्बन एगो है तो इससे गुना करेंगे तो 6 नहीं हो जाएगा? दो गो है तो 12 नहीं हो जाएगा? ऑक्सीजन 6 नहीं हो जाएगा? बात तो वही है, दोनों तो सेम ही चीज है ना, बस लिखे दी, लिखने का तरीका है। और जरा सा गौर कर लेना है, जरा सा गौर कर लेना है। जब लिख ही दिए तो ये गौर करो, कार्बन प्लस वाटर लिख सकते हैं। कार्बन, कार्बो टर्म किसके लिए आया? हाइड्रेट्स किसको बोलते हैं? बोलते हैं तो कार्बन प्लस हाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। नहीं समझे? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये हाइड्रेट्स है ना बच्चों, किसका हाइड्रेट बनाना है? कार्बन का। तो कोई भी पूछे ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अगर पूछ दे कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? बढ़ू एक स्टेप फिर, फटाफट लिखना है तो लिख लो। लिखेगा क्या, याद हो गया होगा? बताओ खड़ा होके क्या होता है कार्बोहाइड्रेट? कार्बन प्लस हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स बोले तो कार्बन प्लस वाटर बोलिए, नहीं तो हाइड्रेट्स इसी को अच्छे से सजा के बोलना है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जब नेक्स्ट क्लास में आओगे तो फिर इसका नया एक डिफिनेशन देंगे। अभी तक आप लोग जान रहे होगा कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाला कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है। आप लोग को स्कूल में यही पढ़ाया होगा, लेकिन गलत है, पूरी तरह से गलत। बैठिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि फोटोसिंथेसिस में मिनरल्स का यूज कहाँ पे होगा। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बताए थे, लाइट रिएक्शन में वाटर टूटा था, ऑक्सीजन निकला था, तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में मिनरल्स यूज होता है। इवन फोटोसिंथेसिस में जो C3 C4 ये सब साइकिल लिखे थे, हर एक जगह इंजाइम आएगा, और इंजाइम आएगा तो विथ मिनरल्स आएगा। ठीक है, लाइट रिएक्शन का स्टेप में आएगा, कॉपर आयन ये सब आता है। तो जब डिटेल में बताऊंगा तब फिर अपने पता चलेगा।
किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड NADPH में रहता है या NADP के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, पड़ेगा NADPH में। नहीं, कंफ्यूज नहीं होइए। फोटोसिंथेसिस का जब भी बात करेगा तो NADPH फोटोसिंथेसिस, और सेलुलर रेस्पिरेशन जब भी बात करेगा NADH, और एक और आएगा FADH2, एक ये भी होता है। तो कंफ्यूज नहीं हुई, मेनली ऊपर वाला दोनों में कंफ्यूज होता है बच्चा लोग। ये दोनों में नहीं, दोनों में अंतर है, फोटोसिंथेसिस में और इस सेलुलर रेस्पिरेशन में। ऐसे याद रखो ना, P4 फोटोसिंथेसिस, पी जो घुस गया तो फोटोसिंथेसिस में घुस गया। ठीक, इसके लफड़ा में नहीं पढ़ना है, 11th वाले को भी लफड़ा में बोलते नहीं पढ़, कब कहाँ क्या बनेगा वो बताऊंगा सेलुलर रेस्पिरेशन में, लेकिन वो दोनों में फिर गड़बड़ है। उसमें भी एक होता है NADH, एक होता है NADH2। कहाँ H कहाँ H2, लफड़े में नहीं पढ़ना है। खैर चलिए, यहाँ बढ़ू एक स्टेप। एक नहीं, फिर खड़ा होके बोलिए, अभी सिखाया। हाँ हाँ क्या, हाँ वो तो बाय प्रोडक्ट है। ना 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 ना, मेनली क्या है, मेन काम ना बोलिएगा। तो मेन क्या है, ग्लूकोज बनाना था तो मेन काम है उसका। ऑक्सीजन निकालना इसका मेन काम नहीं है। अब यार है, रिएक्शन लिख रहे हैं, रिएक्शन लिख रहे हैं हम। मेन काम ऑक्सीजन निकालना नहीं है, वो तो गलती से निकल जाता है। नहीं समझे, वो गलती से निकल जाता है। जैसे आप लोग का क्लासरूम में मेन काम क्या है, पढ़ना, लेकिन गलती से बतिया भी लेते हैं। तो क्या आप बोलिएगा क्लासरूम बतियाने आते हैं? नहीं ना, क्लासरूम क्या करने आ रहा है, तो पढ़ने आ रहे हैं। नहीं, हाँ जो बतियाने आता है खड़ा हो जाओ भाई। कौन बोल रहा था, खड़ा हो। जल्दी खड़ा हो जल्दी से। हाँ तो एगो क्वेश्चन भी बता दो, जब बोलिए दिया तो फिर और क्या। बताओ, थैलेक्वाइड में लाइट रिएक्शन हो रहा था कि डार्क रिएक्शन हो रहा था? थैलेक्वाइड में लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रहा था? अब फंस गया। थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे कहाँ पे? क्वांटाजोम में। क्लियर? और कोई पूछे क्वांटाजोम में कहाँ, तो बोल देना LHC में। LHC में कहा, PS फर्स्ट और PS, याद हो गया? चलो बढ़ जाऊं, हाँ, इतना अंदर में बताने लगे तो फिर रिएक्शन लिखूं? चलो लिख रहा हूं, इसको हटा रहा हूं। तो मैं फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये जो नीचे में रिएक्शन लिखा है, इसी रिएक्शन को इलोबरेट करके हम लिख रहे हैं। हाथ से मिटा लेता हूं थोड़ा दूर, बोलिए ना। हाँ हाँ, वो तो पहले उसके एकदम एकदम, वही क्रोमेटोफोर जो है ना बच्चों, क्रोमेटोफोर क्या है, पिगमेंट मॉलिक्यूल का बंच। तो प्रोकार्योट में उसको क्रोमेटोफोर बोले थे। ठीक, तो प्रोकार्योटिक सेल है छोटा, यूकार्योटिक सेल है बड़ा। तो और भी ढेर सारा पिगमेंट सब लाया, और वही पिगमेंट मॉलिक्यूल का बंच लगभग 250 से लेके 300 पिगमेंट मॉलिक्यूल मिलता है, तब बोलते हैं क्वांटाजोम। नहीं नहीं नहीं, प्रोकार्योट में रहेगा तो क्रोमेटोफोर, और यूकार्योट में रहेगा तो क्वांटाजोम। हाँ, बहुत सारा चीज चेंज होगा ना। अब छोटा गाड़ी चलाना है, बड़ा गाड़ी चलाना है, मान लीजिए हम कार चलाते हैं, अब हमको ट्रक चलाने देगा, तो दोनों में अंतर है ना, दोनों तो चला ही रहा है। कैसे वही करना, बहुत कुछ है। गाड़ी ड्राइव कीजिएगा तो पता चलेगा। हमको जैसे मैं 4 व्हीलर आराम से चलाता हूँ, कोई इशू नहीं हमको, लेकिन अगर ट्रक पे बैठा दे या ट्रेन पे बैठा दे ले चला दो, वही है, अंतर है। हम्म, वो देखने में लग रहा है क्लच है गियर है, मेन होता है खाली हैंडल हाथी पकड़ना नहीं, काटना है तो कितने पे काटे, कितना एंगल पे काटना है, बैक कैसे करना है, पार्क कैसे करना है। गाड़ी चलाने का मतलब भी थोड़ा होता है सीधे, वो तो एगो छोटा बच्चा को भी हैंडल धरा दीजिए वो पकड़ ले रहेगा। नहीं, शुरू शुरू में हम लोग सीखते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग भी तो चला रहे हैं, लेकिन वही एक गाड़ी चलाने का मतलब वो नहीं है, बहुत चीज है उसमें, है ना। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा रिएक्शन सोच रहे, लिख रहे हैं, तो यही रिएक्शन लिखते हैं, थोड़ा सा डिटेल करेंगे इसी को, रिएक्शन को।
हाँ, जब लगे समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो बता दीजिएगा, ऐसे होना नहीं चाहिए, पूरा ही मिटा लेते हैं ना, इससे अच्छा नहीं लग रहा। जब रिएक्शन लिखेंगे तो खाली खाली, तो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर की बात कर रहे हैं हम लोग, और दोनों जब मिला है तो क्या बना है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन निकलवाए बाय प्रोडक्ट में, नहीं ना? हाँ, कुछ बच्चा शायद नोट्स वोट्स देख रहा है या जो भी है। H2O भी लिख दें, थोड़ा देर बाद लिखते हैं, आपका बात रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब देखो, रिएक्शन बैलेंस करने वाला भी कुछ चीज होता है, शायद केमिस्ट्री में पढ़े होगा आप लोग, थोड़ा बहुत पढ़े हो रिएक्शन बैलेंस। यहाँ क्या गो कार्बन है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड क्या गो है, तो बैलेंस करेंगे तो क्या गो चाहिए, और कोई दिक्कत, क्या गो चाहिए ना? ऐसे कर करके जब बैलेंस कीजिएगा ना, तो मैं डायरेक्ट, अभी हमको केमिस्ट्री पढ़ाना नहीं है, ग्लूकोज एगो बनता है, ऑक्सीजन क्या गो बनेगा, 6 ठो, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल जो बना तो 6 गो वाटर मॉलिक्यूल आप बाय प्रोडक्ट में निकाल सकते हैं, 6 गो, 6H2O बाद में बन भी जाता है। तो मर्जी आपकी है, आप चाहो तो उस 6 को इधर लाके घटा सकते हो, यहाँ 12 की जगह 6H2O लिख दूं तो उधर लिखने का जरूरत नहीं है, या तो ऐसे लिख लो, या और अगर आसान करना है तो ये 6 को लाके यहाँ घटा के लिख लो, तो 12 की जगह 6 कर देंगे, उधर का हटा देंगे, क्लियर? लेकिन अभी फिलहाल हमको रिएक्शन बताना है, ये रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस में हुआ है, ग्रीन प्लांट आया है, यहाँ पे क्या है, ग्रीन प्लांट है, किसके प्रेजेंस में किया है भाई, लाइट के प्रेजेंस में किया है। चलो एकदम बोर्ड पे नजर रखना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़े हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। अगर नहीं याद है तो लिख लीजिए एक लाइन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, गेन की जब भी बात करेगा रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। चलो इधर गौर करो मेरे साइड, मान लो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मैंने यहां दिया बच्ची को, तो मेरा लॉस हुआ कि गेन, बच्ची का क्या हो गया, तो एक साइड लॉस हुआ तो दूसरा साइड गेन, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ चलेगा। मान लो हम इसको दे रहे हैं, आई बच्ची करें नहीं, लेवे नहीं करेंगे, हम कहें ले लें, ये बोले नहीं नहीं लेंगे सर, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मेरा लॉस कर रहा है क्या, मतलब अगर गेन करने वाला ना हो तो लॉस भी नहीं हो रहा है, तो जब भी चलता है ये देखिएगा पेयर में ही चलेगा, एगो दिया तो कोई ना कोई लिया है, अलग बात है, जहां जरूरत नहीं होता है तो हम लोग नहीं बताते कौन लिया कौन दिया, समझ में आया? लेकिन अगर दे रहा है तो कोई लेने वाला भी चाहिए, तो लॉस अगर हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और गेन हो रहा है तो रिडक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आता है, शायद नहीं आता होगा, मैं निकाल रहा हूं लेकिन टेंशन में मत आना जब नहीं आता है। देखो, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, और -2 गुना 2 तो -4, और इसके ओवरऑल कोई चार्ज नहीं था तो +4 करना होगा कार्बन, तब ना ओवरऑल, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, कार्बन डाइऑक्साइड पे कोई चार्ज नहीं। चलो इधर देखते हैं, ऑक्सीजन पे -2 तो 6 गो है तो -12, हाइड्रोजन पे होता है +1 तो 12 जो है तो +12, तो 0, मतलब कार्बन पे कितना चार्ज, कोई दिक्कत, ये आता है तो ठीक, नहीं तो कोई इशू नहीं है, आपको सर बतलाएंगे। फिलहाल देखिए, मुझे देखिए कार्बन को देखना है, कार्बन को, कार्बन का देखो तो क्या हुआ, +4 से 0 में गया, इलेक्ट्रॉन गेन किया है कि लॉस किया है, ठीक से देखो, +4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, 0 में गया तो 4 लेके ना गया, गेन, तो गेन किया तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ, रिडक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, रिडक्शन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज कहां बनता है, डार्क
रिएक्शन, मतलब रिडक्शन कहाँ हुआ था? डार्क रिएक्शन में हुआ था। कोई दिक्कत? चलो ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन वाटर के पास है, उसका भी निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट सब। वाटर वाटर, तो ये -2 स्टेज में, हाइड्रोजन का छोड़ भी दो, ऐसे +2 लिख लो, लिखना है। और इधर देखो ऑक्सीजन फ्री स्टेट में हो जाता है 0, तो -2 से गया है 0 में, लॉस या गेन? -2 से 0 में, -2 से 0 में लॉस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। तो देखो वाटर का इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गेन किया, तो यही ना इलेक्ट्रॉन दिया है इसको कि ले ले भाई, देखो देने वाला है को लेने वाला नहीं। तो ऑक्सीडेशन जो हुआ किसका हुआ? वाटर का। और वाटर कहां टूट रहा था? लाइट या डार्क? लाइट। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहां पे होता है? लाइट रिएक्शन की बात करेंगे नहीं, लाइट रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो लाइट रिएक्शन कहां पे चला था? थैलेक्वाइड में। तो थैलेक्वाइड में क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन चलता है, तभी जाके फोटोसिंथेसिस होता है। एगो लॉस किया, एगो गेन। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों यूज हुआ था, इसका तो रीजन मैंने बताया था आपको कि ग्लूकोज बनाने के लिए स्टेबल प्रोडक्ट बनाना था, और ग्लूकोज में कार्बन चाहिए था, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में घुला पड़ा था, यूज कर लिया। लेकिन वाटर का रियल यूज क्या है? तो वाटर इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। देख लो, वाटर का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही ना इलेक्ट्रॉन दिया है किसको? तब ना ग्लूकोज बना है। तो वाटर मेनली क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉन देने का काम। लेकिन आपको बता दूं वाटर तो बाद में आया, शुरू में जो इनिशियल लाइफ आया था, जो शुरू में फोटोसिंथेसिस यूज किया था, वो वाटर नहीं किया था, यहां पे सल्फर यूज कर दिया था शुरू में इनिशियल में। तो निकला भी होगा सल्फर डाइऑक्साइड वाला कहानी। तो जब तक सल्फर यूज हो रहा था ना, उसको ट्रू फोटोसिंथेसिस नहीं बोल रहे थे। लेकिन जब आया साइनोबैक्टीरिया, तो क्या यूज करने लगा? वाटर। और जैसे यूज हुआ वाटर, निकल गया ऑक्सीजन। आपको बता दूं इनिशियल अर्थ पे, अर्थ, ये अर्थ है, अर्थ पे ऑक्सीजन था लेकिन वाटर के फॉर्म में था, O2 के फॉर्म में शुरू में नहीं था। इनिशियल अर्थ पे ऑक्सीजन था कि नहीं था? तो ऑक्सीजन तो था, पानी था, पानी था तो ऑक्सीजन भी था, लेकिन O2 के फॉर्म में नहीं था। O2 के फॉर्म में कब आया? जब ट्रू फोटोसिंथेसिस होने लगा, तब ये ना ऑक्सीजन निकला, तब ये ना ऑक्सीजन निकला। तो ट्रू फोटोसिंथेसिस हुआ तभी इनिशियल अर्थ पे क्या आया? ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन आया तभी तो ओजोन आया ना। चल नीचे, क्या करें? तभी क्या हो गया? तब ना O3 आया। और जब O3 आया, जब O3 आया, तब ना लाइट से आने वाला यूवी लाइट को रोक दिया। तो सारा खेला हुआ है किसके बाद? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो भी ट्रू वाला। ट्रू वाला जो फोटोसिंथेसिस आया, तभी ऑक्सीजन आया। और जब ऑक्सीजन आया तभी ना एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ होगा, तभी ना अड़तीस एटीपी बना होगा, तभी ना हम लोग भी आए हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन, जो सांस ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन गया मेरे सेल में क्या किया होगा? ग्लूकोज को तोड़ा होगा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितना एटीपी बनाया होगा? 38 एटीपी का प्रोडक्शन किया होगा। खराब हो जाएगा। 38 एटीपी का प्रोडक्शन किया होगा, नहीं तो 38 एटीपी बना होगा, 38 एटीपी। इसीलिए तो सांस लेते हैं। तो सांस तो तब ना लेंगे जब ऑक्सीजन रहेगा। तो कोई भी एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाला बाद में आया है, ये पहले हुआ है। तो इवोल्यूशन में अगर जरा सा कनेक्ट करें, तो ट्रू फोटोसिंथेसिस कहां से स्टार्ट हुआ? साइनोबैक्टीरिया। पहला था कौन? साइनो बैक्टीरिया, जो फर्स्ट टाइम कहिए कि ये रिएक्शन को यूज किया।
नहीं, ट्रू फोटोसिंथेसिस किया। कुछ प्लांट ऐसा भी मिलेगा जो फोटोसिंथेसिस करवे नहीं करता है, जैसे कस्कुटा है, फंजाई है, फंगस, मशरूम, फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में है। हाँ, पैरासाइट भी बोल सकते हो। नहीं, कस्कुटा, फंजाई सब की जो बात करते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में है। कुछ है यूग्लिना जो फोटोसिंथेटिक नेचर का है। यूग्लिना, यूग्लिना को बोला जाता है ना कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल के बीच का चीज है यूग्लिना। मतलब एनिमल वाला भी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है उसके पास, और प्लांट वाला भी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स उसके पास है। क्लियर है? ऐसे ये जो ऑक्सीजन निकला कोई तो बतलाए होंगे, तो भॉन नील नाम के साइंटिस्ट, किसने बताया था? भॉन नील, जो ऑक्सीजन निकलता है। किसी किसी प्लांट का रूट जो है ना, रूट, रूट जनरली फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, लेकिन किसी किसी प्लांट में रूट भी फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देता है बुतरो। किसका? तो टीनोस्पोरा और ट्रापा मेन ग्रुप्स प्लांट है। क्या है मेन ग्रुप्स बता रहा हूं। मान लो ये प्लांट है, ऐसे तो ऐसा प्लांट होता नहीं है, लेकिन अब प्लांट बनाना है तो बना दो। मेन ग्रुप्स बोले तो दलदल, दलदल, दलदल बोले तो वहां पानी होगा जमीन में, और जमीन में अगर ज्यादा पानी हो गया, दलदल हो गया, ऑक्सीजन गैप, ऑक्सीजन होगा ही नहीं। अब ऑक्सीजन नहीं है इसके जमीन में। आप देखते हो गमला में पौधा लगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बीच बीच में कोड़ते रहते हैं। क्या है कोड़ते हैं? ऑक्सीजन जाए। खेत में धान लगा दो, गेहूं दोबारा लगाना है तो जोतवाते हैं, करवाते हैं ना। क्या करवाए? ऑक्सीजन चाहिए। अब क्या होगा, इसका रूट जो है, बेचारे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अगर किसी प्लांट को अगर गमला में पौधा लगा दो और कोड़ो उड़ो मत, देखिएगा एक तो ग्रोथ बहुत स्लो होगा। प्लांट, गमला का प्लांट गमले में छोटे रह जाता है। नहीं, हम दो गो नारंगी का पौधा लगाए, आया था तो एगो सोचे घरे में लगा देते गमला में, नारंगी हो गया तो घरे में। एगो खेत में लगवा दिया, मतलब जहां मेरा प्लांटेशन ही सब किया हुआ। खेत वाला एकदम लंबा चौड़ा हो गया, गमला वाला लग रहा है कमरे भर का रह गया, मतलब नींबू के प्लांट के जैसा हो गया। गई तो गड़बड़ा गया, फलेगा कैसे, उसका औकात ही नहीं है फलने का। खेत वाला फला, खेत वाला फला, खूब फला, लेकिन साइज भी बहुत ज्यादा था, खट्टा एकदम नींबू के तरह। क्या है कि ऑरेंज का खेती हम लोग की तरफ नहीं होता है। नहीं, नासिक साइड से उधर से मंगवाए थे, है ना, उधर से मंगवाए तो हाँ, मैंने मौसम के अकॉर्डिंग, तो बड़ा खट्टा, कुछ लोग बोला चूना उना डालने कि मीठा हो जाएगा। फल बहुत तगड़ा होगा, एकदम बड़ा बड़ा, लेकिन वही है कि जस्ट लाइक नींबू, साइट्रस है, जस्ट लाइक, तो बेकार हो गया। फिर मन किया कि गमला वाला बेकार ही जा रहा है, चलो इसको भी लगा देते हैं। अब लगा दिए हैं तो वो भी बड़ा हो गया है, लेकिन अभी तक उसमें फल नहीं लगा है। मतलब उसी का जो भाई आया था वो फल फूल गया, एकदम मस्त था, बेचारा लगता है भूल गया है कि फलना भी था। नहीं, नहीं है ही, काहे ला काटेंगे। मेरा आदत है, देखिए मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ, तो प्लांट बहुत ही एसेंशियल चीज है, बिना प्लांट के मारे जाएंगे हम लोग। तो मेरा आदत है प्लांटेशन करने का, करवाने का। ठीक है। हाँ, लगभग 300 आम का प्लांट अभी तक लगवा के रखे हम। मेरा बागान देखेगा 300 आम का प्लांट लगा हुआ। नहीं, हाँ, मेरा अपना घर जहाँ है। और क्या, उसमें और भी चीज है। मोहगनी जानते हो, मोहगनी, लकड़ी का, तो मोहगनी का ढेर सारा लगा हुआ है, चंदन का लगवाए हैं, केला लगवाए हैं, हम लगाते रहते, लगवाते रहते हैं। वो मेरा आदत है, जब मौका मिले प्लांट लगा दो। एक्चुअली मेरे पास लैंड प्रॉपर्टी का कमी नहीं है, ऊपर वाले की दया से। तो सोचते हैं अब खेती, अभी बाबूजी हैं तो कर रहे हैं, करवा रहे हैं, वो भी क्या, वो बट्टेदार नहीं होता है। हाँ, बटैया वाला पे चलता ही रहता है पूरा खेत। तो हम पूरा वो सब काम करते रहते हैं। जैसे अभी मेरा मछली पालन, मेरा 5 बीघा में वो तालाबे बनल है। नहीं, तो तालाब बना हुआ है बड़ा सा, मछली पालन चलता है उसमें। कभी आइए मेरे घर पे, आराम से निकालिए मछली, फ्राई व्राई वहीं पे होगा। हाँ, आदमी छोड़ के सब खा लेंगे। ठीक है।
घर कहाँ है? तो बता देंगे। ऐसे अररिया डिस्ट्रिक्ट में फॉरबिसगंज। अररिया डिस्ट्रिक्ट के कौन है यहाँ? हाँ, अररिया डिस्ट्रिक्ट में जाके कलेक्ट्रेट में पूछिएगा, मेरे बाबूजी का नाम तो बता देगा। अब वो बाद में, चले क्लास में नहीं। इधर इधर इधर, हल्ला नहीं हल्ला नहीं। तो मेरा आदत है प्लांटेशन। जैसे मैं लॉकडाउन में क्या किया, लॉकडाउन में अब कहीं जाना आना नहीं था, और लाइव में क्लास लेना रहता था तो घर में ही रहते थे। नहीं तो जितना फ्रूट्स खाते थे ना, फ्रूट्स, तो उसका सीड लगाने लगे। सॉइल मिल जाता था, और वो पानी पीने वाला ग्लास नहीं होता है, ढेरों फ्रूट्स का फल लगा। नहीं, हाँ, डिस्पोजेबल में। तो एक दो आदमी हमको बोले, एक मेरे रिलेटिव ही हैं, ये सब फलेगा, काहे ला तुम मेहनत कर रहा है। अब लॉकडाउन में फ्री रहते थे, लगा देते थे। लगभग खाली अनार का लगाए थे तो 100 गो होगा। पपीता लगाए थे तो 400-500 प्लांट लगा दिए। जब लगेबे किए तो लगा दिए पूरा। तो वो आए तो बोलते ये सब फलेगा, बेकार है, फेंक दो। हम कहे कि भाई फलेगा नहीं, जानते ही नहीं फलेगा, या फलेगा भी तो लेट से फलेगा। पहले सुनिए तो। उनको बोले कम से कम ऑक्सीजन तो दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है ना। प्रॉब्लम कहाँ है पता है? मैं जो आम का प्लांट लगवाया, आपको फैक्ट बताता हूँ, एकदम खेत में लगवा दिए। खेत था वहीं पे लगवा दिए, तालाब के बगल में। तो हमको बहुत सारे लोग बोले कि आम चुरा लेगा, नहीं, हाँ, कि खा नहीं पाओगे, दिस दैट। हम बोले कोई बात नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, कोई तो खाएगा, क्या दिक्कत है। मैं नहीं खाऊंगा, कोई तो खाएगा। लेकिन एक बात बता दो, जो तुमने अभी अभी ऑक्सीजन जो लिया, तेरे गांच का प्लांट था कि किसी और का था? बताओ तब हमको, पता है क्या? आपका बाप दादा लगाए थे कि किसी और का लगाए थे? तो कहीं ना कहीं तो है। तो अगर ये सोच रहेगा, ये अगर ये सोच रहेगा कि कोई खा लेगा, यही सोच के कारण तो हम लोग प्लांट लगाना बंद कर दिए। तो प्लांट अभी जो आम खाइएगा ना, आम, बस एक काम कीजिएगा, आम जो भी खाइएगा, गुठली है, उसमें उसका सीड है, उसमें उसका बच्चा है, उस आम के गुठली को बस यूं ही कचरा में मत फेंकिएगा। तो क्या करेंगे, कहीं भी स्वाइल में, स्वाइल के ऊपर फेंकिएगा, गाड़िएगा भी मत। इतना हम नहीं बोल रहे कि कोड़ के गाड़ना है, स्वाइल के ऊपर फेंक दीजिए, किसी का भी, किसी का जमीन हो। हम लोग प्रॉब्लम कहाँ आता है, हल्ला कि यहाँ फेंक देंगे, प्लांट होगा तो आम तो देगा नहीं। दिमाग में ये भरा हुआ कचरा। भाई प्लांट ना नहीं देगा, ऑक्सीजनो घेर के रख लेगा वो। समझ में आया? तो अब थोड़ा सा दिमाग, माइंडसेट को ऊपर कीजिए। आम नहीं देगा, लकड़ी नहीं देगा, लेकिन ऑक्सीजन थोड़ी घेर लेगा। तो किसी का जमीन हो, फर्क नहीं पड़ता, गुठली खाए, खाली जमीन है, फेंक देना है, होगा। समझ में आया? अगर इतना बच्चा, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, आप जरा सोचो कि अगर 10-10 भी आम का गुठली अगर इस साल से फेंकना स्टार्ट किए, 10 ही, ज्यादा नहीं, और 10 फेंकेंगे, तो अगर उससे एक भी प्लांट आ जाएगा, तो पर ईयर 100 प्लांट का इजाफा हुआ। और जो मैंने आपको सिखाया, आप अपने जूनियर को सिखाना, आने वाले टाइम में ढेरों हो जाएगा। सोच चेंज कीजिए, सोच कि हम करें तो हम ही खाए, नहीं। और दुनिया का बेस्ट एटीएम प्लांट है, दुनिया का बेस्ट एटीएम प्लांट है। कैसे है वो भी सुन लो, जब सुन रहे हो तो बस जरा सा सुन लो। अगर मान लो 100 रुपया हम बैंक में रख दें, मान लो, आप यहाँ कंपेयर करो, कितने साल में ये 200 होगा? पता है, 8.5 से 9 साल, 9 ईयर बाद, 9 ईयर। अब बात नहीं बच्चों, एकदम ध्यान से देखिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आपको, अंदाजा नहीं है कितना बड़ा चीज बता रहा हूँ। ये 200 होगा, लेकिन आप इसी 100 रुपये का एक आम का प्लांट ले लो, मात्र 5 साल बाद, मात्र 5 साल बाद, पता है ये कितने का देगा?
अगर वो 50 आम भी दे दिया तो 100 रुपया 200 रुपया से ऊपर का आम दे दिया। 7 साल और ये जो 5 साल बाद आम का प्लांट है, अगर इसको छोड़ दो, 10 साल अगर छूट गया या 5 ही साल, तो 5 साल बाद कितनों तो 5,000 तो जरूर दे देगा। आम भी दे देगा, लकड़ी भी दे देगा, ऑक्सीजन भी दे देगा। तो अंदाजा लगाओ, यहाँ 200 और यहाँ ये देखो, अगर इसी को 9 साल तक छोड़ देंगे तो ये 30-35 हजार का प्लांट हो जाएगा। 35 हजार का प्लस आम अलग, आम अलग दिया, लकड़ी उतना का हो गया, तो अंदाजा लगाओ कितना का इजाफा हो गया। तो दुनिया का बेस्ट एटीएम है आपका प्लांट, इससे बढ़िया एटीएम है ही नहीं, इससे बढ़िया स्टॉक मार्केट है ही नहीं। स्टॉक मार्केट में भी इतना तेजी से पैसा नहीं बढ़ेगा जितना तेजी से यहाँ बढ़ रहा है। लेकिन क्या है कि लोग का सोच छोटा होने के कारण, कि मैं लगाया तो कोई और खा लिया, तो जरा से उससे पूछना नहीं कि जो आप आम खाए किसका प्लांट खाए, किसका, आपका बाप दादा लगाया था कि किसी और का लगा के गया था। चंदन, हाँ लगता है, लाल चंदन लगा, पुष्पा वाला काहे नहीं लगेगा हम लगाए हुए हैं, लाल और व्हाइट दोनों लगा हुआ है। चलिए बात करें इधर इधर इधर। पहले चंदन का प्लांट लगाने पे बैंड था, अब बैंड नहीं है। अगर आपके पास सॉइल है तो चंदन का प्लांट लगाइए, आराम से लगेगा। हाँ लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आज लगाइएगा कल हो जाए, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। हेलो, हाँ बोलो जल्दी से, क्लास में। कहाँ का, कौन सा सेंटर? तो बाजार समिति अभी जान के रोके हुए हैं लाइव लाइव का, क्या है कि बहुत बच्चा लाइव, खाली लाइव लाइव बोलता है, करता नहीं है। अभी हम क्लास में करते हैं, हम बाद बाद में, ठीक है, बाद में करते हैं बच्चा। क्लियर, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ क्या बैन किए हुए था, पता नहीं, सरकार का कुछ पॉलिसी होगा अपना। चलिए बढ़ता हूं थोड़ा सा आगे। तो तीनों बता रहा था यहाँ, अब क्या हो गया कि इसके स्वाइल में ऑक्सीजन का कमी हो गया, तो इसका रूट ही बाहर आ जाता, रूट। अब रूट बाहर आ गया, और रूट पे जहां लाइट पड़ेगा तो ये फोटोसिंथेसिस करने लग जाता है। ये क्या करने लगेगा? फोटोसिंथेसिस। तो कुछ प्लांट है जो मेन ग्रुप्स है, जो दलदली प्लांट है, तो दलदली प्लांट का जो होता है ना, वो क्या होता है कि वो, उसका रूट फोटोसिंथेटिक नेचर का हो जाता है। क्लियर है? अब देखो, जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस में लाइट आता है, तो जो लाइट आएगा, तो हमारा जो विजिबल लाइट का रेंज है सब आएगा। फोटोसिंथेसिस में जो लाइट आता है, तो हमारा विजिबल लाइट का रेंज 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर का होता है। इस बात को एक चीज और बोलते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है मेडिकल का, पार, PAR, पार। क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, PAR, पार, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। और इसमें जो हम लोग बात करेंगे, तो इसमें होता है VIBGYO और R, विबजियोर। नहीं बोले तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस अगर पूछे किस लाइट में होता है, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किस में होगा? बोलिए। सबसे कम होता है ग्रीन में। रेड, रेड पहले होगा, रेड में, और देन होता है ब्लू में। फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा रेड लाइट। तो देखो, एक कलर का लाइट होता है तो उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या बोलते हैं? मोनो, मोनो मतलब एक, क्रोमेटिक मतलब एक कलर वाला लाइट। तो मोनो, पीछे बात नहीं, अभी फिर पूछने लग जाएंगे। उठाओ, तुम्हारे पीछे जो है, उठाओ तो बच्चा को, आपके भी पीछे, हाँ आपके पीछे, पीछे से थर्ड बेंच, हाँ उठाइए, खड़े हो जाओ बच्चा, आराम से, हाँ सोच क्या रहा है। तब ध्यान नहीं है तो आप ही से ना पूछेंगे।
बता दीजिए मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है? बताओ, अभी अभी बताया। क्या एक कलर? क्या सिंगल कलर? सुन के बोलिएगा तो यही होगा। तो पढ़ने आया तो ध्यान दीजिए, बैठिए। और किसी को लग रहा है बतियाना है? हाँ तो खड़े हो जाइए जिसको लग रहा है। क्लास में पढ़िए, ठीक है। देखिए पढ़िएगा, शांत माहौल रखिएगा, बहुत कुछ बता के निकलेंगे। नहीं तो अब तक हम चाहते तो आपका ये चैप्टर आधा खत्म हो चुका होता, लाइफ प्रोसेस। और अभी हम फर्स्ट पॉइंट पे घुसल हैं, आपको लग रहा है ना? तो फिर वही है कि बहुत कुछ बताया, ऐसा थोड़ी है कि क्लास में ला आके गप मार रहे हैं। पढ़ाने का ही काम हो रहा है, तो उसी में अच्छे से बताएंगे। नहीं तो उसी में बताएंगे। है, चलिए। तो यहाँ पे जो बात कर रहे थे मोनोक्रोमेटिक, तो मोनोक्रोमेटिक बताया कि सिंगल कलर वाला लाइट। कोई भी एक कलर वाला लाइट होगा तो मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक लाइट में सबसे ज्यादा रेड में फोटोसिंथेसिस होता है, देन ब्लू में। और अगर सबको मिला दो तो हो जाता है व्हाइट लाइट। तो रेड से भी ज्यादा होता है फोटोसिंथेसिस व्हाइट लाइट में। सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा? मैक्सिमम अगर बात करें तो व्हाइट, व्हाइट लाइट में, देन रेड, देन ब्लू। ऐसे व्हाइट से भी ज्यादा होता है, व्हाइट से भी ज्यादा होता है इंटरप्टेड व्हाइट लाइट। लाइट दिए, बंद की, दिए, बंद की। दिन और रात दोनों जरूरी है। अगर किसी प्लांट को डायरेक्ट कंटिन्यूअस लाइट में रख दीजिए तो प्लांट मर जाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कम होगा। तो डार्क भी जरूरी है। तो इंटरप्टेड व्हाइट लाइट है, नहीं होगा, इससे भी होगा, कम होगा। हम लोग लैब में क्या करते हैं? लैब में इसी सब लाइट का तो यूज करते हैं। टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर का लैब में यही सब लाइट यूज होता है। तो ये नहीं होता है, ज्यादातर बॉल यूज कर किया जाता है ना। ऐसे इसमें भी होगा, ऐसा नहीं है। आपने पूछा हो सकता है कि नहीं, हो जाएगा। हाँ, इसमें कलर कम है तो एनर्जी कम है, और जिसमें कलर ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है। तो ये चीज तो बोला जाता है रेड एंड ब्लू। और एनर्जी किसके पास ज्यादा है? चलो देखो, अब एनर्जी का बात कर ही दिए हैं तो कर देते हैं थोड़ा सा। आपको पता होगा इसका वेवलेंथ कम, आगे बढ़ेंगे, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और एनर्जी का फॉर्मूला पता है? ई बराबर एच सी बाय लेमडा। ई बराबर एच सी बाय लेमडा। ई बराबर एम सी स्क्वायर दूसरा है, मास एनर्जी कन्वर्जन है। यहां देखो, तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है? लेमडा बोले तो वेवलेंथ, वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी। तो सबसे कम एनर्जी किसके पास होता है? रेड लाइट के पास। सबसे कम एनर्जी किसके पास है? रेड लाइट के पास। सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? वॉयलेट के पास। तो देखो, दो टर्म बड़ा यूज होता है, एक्शन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अगर कभी बोले एक्शन स्पेक्ट्रा, मिटाऊं थोड़ा सा चीज, पार, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, पीएआर, पार पूछा हुआ क्वेश्चन है मेडिकल का। पार का रेंज क्या है? 400 से 700 नैनोमीटर। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, पी ए आर, पार। प्यार नहीं, पार। हाँ, पार पार बोल रहे तो प्यार प्यार सुनाई दे रहा। हो गया? एक्टिव, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, पीआर, पार। रेंज क्या है? 400 से 700 नैनोमीटर। पार का रेंज क्या है? 400 से 700। विजुअल लाइट का जो रेंज होता है उसी को पार बोलते हैं, जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। हाँ बस छोड़ रहे बस 2 मिनट। सर तो आप इतना बता दीजिएगा तो दोनों का वेवलेंथ भी बता दीजिए, कौन कितना कितना ये होगा। किसका? PS1 नहीं नहीं, बस 700 PS1 आपको ज्यादा जानना है। 700 नैनोमीटर, PS2 680 नैनोमीटर। फिर वही बात। आप आइए तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, अचानक मत बढ़िए, ठीक है? आप लगता है कोई बुक पढ़ रहे हैं, या नहीं तो ऑनलाइन देखे हैं किसी का। हाँ, अलग पांडे गोल कर देगा, लड्डू लड्डू हो जाएगा। तो उस सब चक्कर में मत रहिएगा। इतना कहाँ से बता देगा?
बताते हैं क्या? बच्चों हम लोग यहाँ, मैं बहुत सारा कोचिंग में पढ़ाया हुआ हूँ। मैं अपनी बात बोलूं तो गोल में 3 साल पढ़ाए हुए हैं, डॉक्टरेंस 2 साल पढ़ाए हुए हैं, न्यूटन ट्यूटोरियल 2 साल पढ़ाए हुए हैं, जेएससी में पढ़ाए हुए हैं, सुपर 30 में पढ़ाए हुए हैं। कितना जगह सुनेगा? 2015 से पहले हम सब कोचिंग में पढ़ाते थे। 2015 के बाद अपना 3 सेंटर है। ठीक है, बात जो है ना, जो स्कूल में टीचर वही बताएं। बस 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 लिख लिए। थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। देखो ये जो लिखे ना पार, एक क्वेश्चन आता है, एक्शन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अगर कभी पूछे एक्शन स्पेक्ट्रा क्या है, एक्शन, अगर बोले एक्शन स्पेक्ट्रा तो बोलना है रेड और देन बोलना है ब्लू। किसमें? एक्शन, एक्शन। बताता हूं। और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन। एक क्या होता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में बात को पलट दीजिए, ब्लू और देन रेड। अब क्वेश्चन है कि सर एक्शन स्पेक्ट्रा क्या है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है? एक्शन स्पेक्ट्रा वो है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस रेड लाइट में हो रहा है और देन हो रहा है ब्लू लाइट में। नहीं, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की जो बात करते हैं तो एनर्जी के बेसिस पे बताया, एनर्जी रेड और ब्लू में सबसे ज्यादा किसमें है? ब्लू में। तो जो एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का एब्जॉर्ब करने का, तो ब्लू ज्यादा होता है देन रेड। दोनों में बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चा। तो याद रखने का कुछ तरीका है। क्या तरीका है? हाँ फिर से। एक्शन स्पेक्ट्रा में बताया एक्शन करना है, तो प्लांट का क्या एक्शन? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा किस लाइट में होगा? अगर सिंगल कलर का लाइट बोले तो रेड में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, देन ब्लू में होगा। तो इसको बोलता है एक्शन स्पेक्ट्रा। काम किया है, एक्शन किया है, तो रेड देन ब्लू आंसर जाता है। और अगर बोले एब्जॉर्प्शन, तो एनर्जी ज्यादा रहेगा तो पेंट्रिएट ज्यादा करेगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी रेड और ब्लू में ज्यादा किसके पास है? ब्लू। तो इसीलिए ब्लू और रेड। रियल में ये एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बोला जाता है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट आपको अभी नहीं बताएंगे, फिर 11th में आइएगा तो फिर बात करेंगे। तो आपको 2 लाइन खाली याद रखना है, एक्शन और एब्जॉर्प्शन। अब देखो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होगा, रेड ब्लू की ब्लू रेड। तो चलो एक चीज बताते हैं। एक कहानी सुने होइएगा, ट्रेन आ रही थी, पटरी टूटी हुई थी, ट्रेन को रुकवाना है, कौन लाइट, कौन झंडा, कौन कपड़ा? रेड ना। रेड दिखाइएगा तो क्या करेगा? ट्रेन का ड्राइवर ब्रेक पे क्या करेगा? एक्शन करेगा कि एब्जॉर्प्शन? एक्शन न करेगा। तो एक्शन के लिए मान लीजिए रेड लाइट से रुक जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो पटरी टूटा हुआ है, ट्रेन आ रहा है, रेड लाइट ना मिला तो क्या करोगे? ब्लू लाइट हाथ में तो ब्लू नहीं दिखाओगे कि रेड खोजने जाओगे, कि खोज के आता है रेड किधर से? खोज के आ जाएगा तो सुपरमैन है, खोज के आ जाएगा। नहीं, तो वही चीज है, पहले रेड और देन ब्लू। अगर बोले एक्शन करवाना है तो रेड पहले आएगा, ब्लू और एब्जॉर्प्शन में बात पलट देना है। याद हो गया? एक्शन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ये हो चुका है। अब जो हम लोग को बात करना है, थोड़ा सा और इसमें अंदर और घुसते हैं। अगर अंदर और घुसेंगे तो 2 स्टेप फोटोसिंथेसिस का ये चीज बता दिए हैं। लाइट रिएक्शन वाला ये हो गया है, ये हो गया। चलिए अगले क्लास में बात करेंगे, वो फास्फोराइलेशन से रिलेटेड थोड़ा सा बात करेंगे। फास्फोराइलेशन नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में बताऊंगा। फास्फोराइलेशन मतलब एटीपी का प्रोडक्शन। फास्फोराइलेशन 3 तरह का होता है। टाइम हो गया है क्या? टाइम कितना हो गया? 4 बज गया? नहीं नहीं, तब तो छोड़ना पड़ेगा, मेरा क्लास है। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं।